आज की हमारी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय शशि थरूर। ठीक है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये जी अबाउट द ऑथर शशि थरूर के बारे में ये है कि ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं और ऑथर हैं। इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में ये इन्होंने काफ़ी काम किया है। और ये है बुक का ओवरव्यू जो कि इम्पोर्टेंट है। हम ये बुक का ओवरव्यू देखेंगे। An Era of Darkness by Shashi Tharoor is a discursive account of the tyrannies inflicted by the British on the colonized Indians based entirely on facts and figures. अच्छा जी, डिस्कर्सिव अकाउंट का मतलब होता है कि बहस व मुबाहिसा करने वाला, यानी इस बुक में क्रिटिक भी है, ज़ाहिर है क्रिटिक ही है कि हाउ द ब्रिटिश एम्पायर इन्फ्लिक्टेड अपॉन इंडिया। ओके, डिस्कर्सिव अकाउंट बहस करने वाला ऑफ द टायरनीज का मतलब होता है क्रूल और ऑप्रेसिव गवर्नमेंट और रूल बाय द ब्रिटिश, इन्फ्लिक्टेड बाय द ब्रिटिश, जो इन्फ्लिक्ट की ब्रिटिश ने ऑन द कॉलोनाइज्ड इंडियंस पे, बेस्ड एंटायरली ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इस बुक का देखें, एक पैराग्राफ में ये ओवरव्यू दिया हुआ है और इसमें बताया हुआ है कि इस बुक में है क्या क्या। ठीक है, जो जो टायरनीज थी जो इन्फ्लिक्ट की गई थी ब्रिटिश के थ्रू कॉलोनाइज्ड इंडिया पे, वो किस पे, फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस करती है। शशि थरूर इसके बारे में बात करते हैं। दिस बुक कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द एडवेंट ऑफ द इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द शेमलेस लूटिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बट आर नॉट लिमिटेड टू द एडवेंट का मतलब होता है आमद, अराइवल, किसी चीज़ की आमद होना। ठीक है, हाँ, या किसी चीज़ का अराइवल होना उसको कहते हैं। अब टू द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद पे, एंड द शेमलेस लूटिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये तो हमें सबको ही पता है कि ब्रिटिश ने लूटिंग की थी सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की, जब उन्होंने कॉलोनाइज़ किया था, हुकूमत की थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिवाइड एंड कनकर पॉलिसी, ठीक है, ये एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड कनकर पॉलिसी इन द सब कॉन्टिनेंट में, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। इसी की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी। अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट एंड क्रिकेट। अब वो कह रहे हैं कि अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन, वो इसमें जो है ना डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम फैल गया है सब कॉन्टिनेंट में, एंड क्रिकेट, उसके बारे में डिस्कस होगा। इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट फॉल्स सोशल रियलिटीज़। ठीक है, इसके बारे में जिक्र होगा। एंड डीकंस्ट्रक्ट्स देम वन बाय वन, और इनको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे हम आगे वन बाय वन विद स्टैटिस्टिकल डाटा एट हैंड। ठीक है, Tharoor analyzes the extent of the social, political, cultural and economical damage the British inflicted upon the land of the artisans and poets। ठीक है, ये जो है ना वो कह रहे हैं कि ये लैंड जो थी ना शायरों की, पोइट्स की और आर्टिस्ट की लैंड थी, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी यानी एक्सटेंट अपनी इन्होंने उस चीज़ को एनालाइज करेंगे थरूर। इन्होंने सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली डैमेज किया है ब्रिटिश ने इस लैंड को। इसके बारे में डिटेल में आगे ज़िक्र होगा। देखें, इस बुक का आप ये ओवरव्यू देख लिया आपने, एक पैराग्राफ में ओवरव्यू है ये भी इतना भी आपको पता हो ना, तो आप इस बुक को, अगर कहीं आपसे इसके बारे में पूछा जाता है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो आप इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपसे ब्रिटिश एम्पायर या इंडिया के बारे में कुछ पूछा जाए इंडिया में, तो आप बाय शशि थरूर इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप इस ये एक जो पैराग्राफ है, जो ओवरव्यू है पूरा बुक का एक पैराग्राफ में, इसके बारे में भी आप कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या कुछ, तो आप इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। ये जान लें कि जहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी चीज़ का रेफरेंस दे के बात करते हैं ना, तो उस चीज़ की वो बात ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और उस बात की ज़्यादा वैल्यू भी होती है। आप रेफरेंस देंगे कि मैं आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम द बुक ऑफ शशि थरूर, तो आप उस अगले आपको इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा अगले इंसान पे कि आप जो है ना एक एविड रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं,
तो आपको ये चीज़ें पता है, ये भी पता है कि आप ये बात कर कहाँ से रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये अपने एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं इसके बारे में, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो जहाँ जहाँ भी आप अपने एग्ज़ाम में चाहें, जो भी आपकी फ़ील्ड है, वैसे भी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आप इसको कहीं भी एज अ रेफरेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको देखते हैं। इस बुक के हमारे पास, अब हमने ओवरव्यू देख लिया था, और अब नेक्स्ट इस बुक के हमारे पास 4 टेक अवेज़ हैं, जो हम पूरी बुक तो अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते और नहीं ख़रीद सकते, तो इसके 4 टेक अवेज़ हैं जो आप इस बुक से इम्पोर्टेंट 4 बातें ले सकते हैं। वो अब मैं आपको बताऊँगी लाइन बाय लाइन। तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये पढ़ेंगे तो आप समझें आपने बुक पढ़ लिया। इसके इंपॉर्टेंट जो क्रक्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे इन 4 टेक अवेज़ में, ठीक है। और ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं। ये है द ब्रिटिश वर नॉट द बेनवलेंट लीडर्स वी थॉट दे वर। अच्छा जी, हम ना हमेशा से गलत ही सोचते आए हैं, जो कि ये बुक पढ़ने के बाद आपका सारी थिंकिंग और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बल्कि द ब्रिटिश वर नॉट द बेनवलेंट लीडर्स, अच्छा ठीक है, बेनवलेंट लीडर्स जो हम उनको सोचते हैं वो वैसे नहीं हैं, वी थॉट देवर, ठीक है। अब देखें जी इस बारे में थरूर क्या कहते हैं। अब जी थरूर जो है ना, इनका पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से ही ब्रिटिश ने जो है ना एक गलत ही पिक्चर हमें पोर्ट्रे की है, और हम आज तक उसी पिक्चर को लेके चलते हैं। लेकिन थरूर जो है आपके सामने एक साफ पिक्चर रखेंगे। ब्रिटिश ने, वेस्ट ने हमेशा अपने आप को बड़ा सीधा साधा ही शो किया, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। द ब्रिटिश वर नॉट द बेनवलेंट लीडर्स वी थॉट दे वर। According to Tharoor, it is about time we stopped crediting the British as excellent leaders. ठीक है, अब ये टाइम आ गया कि हम उनको क्रेडिट करना छोड़ दें कि वो एक्सीलेंट लीडर्स हैं। ही स्टेट्स दैट ब्रिटिश अनलाइक द मुगल्स never took the time to assimilate with different languages and cultures the subcontinent had to offer. समझ आ रही है आपको? नेवर टुक द टाइम टू एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है ब्लेंड, ब्लेंड कर लेना, ठीक है, ब्लेंड हो जाना विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स द सब कॉन्टिनेंट हैड टू ऑफर। जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी या कल्चर्स थे, ब्रिटिश ने कभी भी एसिमिलेट करने की कोशिश नहीं की उनमें। इंस्टेड दे सुपर इम्पोज देयर ओन वैल्यूज़, ओके ठीक है। उन्होंने कभी किसी और का कल्चर फॉलो करने की या उसकी उसको वैल्यू, किसी और कल्चर को उन्होंने कभी भी वैल्यू नहीं दी इंस्टेड ऑफ देयर ओन कल्चर, ठीक है। वो उनके लिए उनकी अपनी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, अपना कल्चर इंपॉर्टेंट है, किसी और के कल्चर को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जैसे हम देते हैं उनको। जो हमारे अंदर एंग्लिसाइजेशन आ गई है ना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने का सिंड्रोम, कि जो इंग्लिश बोलता है वही अच्छा इंसान है, वो तो जो जिसको नहीं आती वो तो जीने के काबिल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। लेट इंस्टेड दे सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है ले ओवर या अबव समथिंग, ठीक है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज कर देना, तो इसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड। दे सुपर इम्पोज्ड देयर ओन वैल्यूज़। उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर अपनी वैल्यूज़, जब उन्होंने पता नहीं कितने हज़ार साल हुकूमत की, हम सुनते आ रहे हैं ना इंडिया पे, तो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने कॉलोनाइज़ कर लिया इंडिया को। तो जो कभी कोई जो स्टेट किसी और स्टेट को कॉलोनाइज़ करती है, जैसे कि ब्रिटिश और इंडिया की एग्जांपल है, तो वो हमेशा अपनी ही अपनी वैल्यूज़, अपना कल्चर उनके ऊपर इम्पोज करती है, अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज करती है। दे सुपर इम्पोज देयर ओन वैल्यूज़ एंड लैंग्वेज ऑन द वास्ट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक यही लैंग्वेज में आ जाती है, डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उन्होंने जहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन करते हैं, तो वो कॉलोनाइज्ड पीपल पे अपनी ये चीज़ें सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको वो अपनी वैल्यूज़ भी फॉलो नहीं करने देते, अपना कल्चर भी फॉलो नहीं करने देते। वो आहिस्ता आहिस्ता उनका कल्चर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, प्लंडर्ड किया। प्लंडर्ड का मतलब होता है लूट लिया, रेड करना, रैनसैक करना, रॉबिंग करना, ठीक है। प्लंडर्ड, प्लंडर्ड हो गया, लूटेड। ये साथ साथ ना आप सिनोनिम्स भी मैं इनके आपको बता जा रही हूँ, मीनिंग आप ये भी लिखते जाएं। लूटेड, लूटेड का आपको मतलब है एंड स्ट्रिप्ड इंडिया ऑफ। स्ट्रिप्ड का मतलब होता है छीन लेना, क्लीन आउट कर देना, या समथिंग हैज़ बीन टेकन अवे और रिमूव्ड फ्रॉम समवन और समथिंग, ये इसका मतलब होता है स्ट्रिप्ड का। स्ट्रिप्ड ऑफ इंडिया ऑफ इट्स इनहेरेंट कल्चर
रूट्स थ्रू एंग्लिसाइजेशन। ये देखिए एंग्लिसाइजेशन का मैंने आपको बताया था ना अभी कि किसी जगह पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा टू अडेप्ट, एंग्लिसाइजेशन का मतलब होता है टू अडेप्ट, ठीक है, टू यूज़ इंग्लिश या टू अल्टर टू अ करेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश फॉर्म। यही अब देखें आप, इंडिया में इंग्लिश ही बोली जाती है, और यही मैंने आपको पीछे बात बताई है, जहाँ पे आज जिसको इंग्लिश बोलना है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो अब इंडियन कल्चर में भी एंग्लिसाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर कोई ही इंग्लिश बोलता है। आई थिंक इंग्लिश इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी कि जो कॉमन पब्लिक भी है वो भी इंग्लिश ही बोलती है और इंग्लिश बोलने वाले को ही वैल्यू करती है, तो इसको एंग्लिसाइजेशन कहते हैं, ये एक टर्म है, ठीक है। Additionally, they established a bureaucratic system of governance which still haunts India like a specter. Specter घोस्ट को कहते हैं, ठीक है। एडिशनली ये कह रहे हैं कि दे इस्टेब्लिश द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया गवर्नमेंट में, विच स्टिल हॉन्ट्स इंडिया लाइक अ स्पेक्टर, जो अभी तक इंडिया को हॉन्ट करता है एक घोस्ट की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिवील्स interesting aspects regarding the intercommunal ties Indians have been holding for centuries. Intercommunal ties का मतलब आपको पता है, टाइज का मतलब होता है कि दोस्ती, और इंटर का मतलब होता है दरमियान में, कम्युनल कम्युनिटीज़, ठीक है। रिगार्डिंग द इंटरकम्युनल टाइज इंडियंस हैव बीन होल्डिंग फॉर सेंचुरीज, इंडियंस जो है ना सेंचुरीज से इस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। अगर एक बड़े उस पर स्केल पे बात करें, द रीजन वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट, जो रीजन इनका है वो रिलीजियसली टॉलरेंट था बिफोर द कॉलोनाइजेशन से पहले। इट वॉज ओनली आफ्टर द इम्पीरियल रूल दैट द लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम स्टार्टेड, ठीक है। इट वॉज ओनली आफ्टर द इम्पीरियल रूल, ये इम्पीरियल रूल के बाद हुआ है, ठीक है, के लार्ज स्केल पे के कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिंदूज़ और मुस्लिम जो है ना शुरू हुआ, जब इम्पीरियल रूल के बाद शुरू हुआ, थ्रू दियर नोटोरियस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। इनकी नोटोरियस जो डिवाइड और रूल पॉलिसी थी, ब्रिटेन लेफ्ट इंडिया इन अ टेरिबल एबिस ऑफ डिसऑर्डर, ब्रिटेन ने इंडिया को छोड़ दिया इन अ टेरिबल एबिस ऑफ डिसऑर्डर। एबिस का मतलब होता है डेप्थ, वॉइड या कैविटी या चैज्म, अ डीप स्प्लिट और गैप इन द अर्थ, ठीक है, तो ऐसे कहते हैं। ब्रिटेन ने इंडिया को तब छोड़ा इन अ टेरिबल एबिस, मतलब बहुत बुरी हालत में छोड़ा, ऑफ डिसऑर्डर, बीमारी की हालत में, एक वॉइड एक कैविटी की हालत में छोड़ दिया इंडिया को। आप समझ रहे हैं ना, जाहिर है, जब ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जब इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों मुस्लिम्स और हिंदूज़ डिवाइड हुए, तभी ब्रिटेन ने लेफ़्ट कर दिया इंडिया को, तो ये सारी ये हिस्ट्री है, और बहुत बुरी हालत में छोड़ा। अच्छा, ये यहाँ पे इम्पीरियल रूल हमने पढ़ा था, इम्पीरियलिज्म के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। इम्पीरियल रूल यानी जो ब्रिटिश का रूल था, इम्पीरियलिज्म जो था, ये बता रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे हिंदू और मुस्लिम में, वो तब शुरू हुए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम गिविंग राइज टू इंटरफेथ कॉन्फ्लिक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम गिविंग राइज टू, इसके अलावा राइज देने के बजाय, इसको वो देने के बजाय, टू इंटरफेथ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, द ब्रिटिश लेड द सीड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश ने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटरफेथ मतलब उनका जो था उसके वो करने के बजाय, द ब्रिटिश लेड द सीड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। लेड द सीड्स होता है बीज डाल दिया, डाल देना, उगाल देना, इस तरह ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉयट कर दिया, पॉवर्टी, करप्शन, डिसरप्शन, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि जाते जाते ब्रिटेन जी लेड द सीड्स, बीज भी बो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के, पॉवर्टी के, करप्शन के, डिसरप्शन के, एंड इन इक्वलिटी इन इंडिया थ्रू दियर विक्टोरियन वैल्यूज़, ठीक है। इन इक्वलिटी पैदा करके वहाँ पे वो हर चीज़, मतलब ये हमने ऊपर पढ़ा है ना, क्या था, एबिस, वेयर इट वाज, जो एक ये था, एबिस ऑफ डिसऑर्डर, लेफ्ट इंडिया इन अ टेरिबल एबिस ऑफ डिसऑर्डर, इस हालत में वो इंडिया को छोड़ के गया था। और ये आगे उसके एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इनइक्वलिटी इन इंडिया थ्रू द विक्टोरियन वैल्यूज, वर्किंग लाइक अ टिपिकल कट थ्रॉट, एक टिपिकल कट थ्रॉट के काम करते हुए, के तहत काम करते हुए, सोशली इररिस्पॉन्सिबल,
corporation which does not take into account the health, welfare, and other needs of the employees working for a long hours in an unsafe production unit. अब ये समझ आ रहा है आपको? सोशली इरिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेशन वो किसको कह रहे हैं? सोशली इरिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेशन ऐसी होती है जिसमें विच डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट द हेल्थ, जो किसी की हेल्थ का ख्याल जिसमें ना किया जाए, वेलफेयर का ख्याल किसी की ना किया जाए, एंड अदर नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ की नीड्स को भी ना देखा जाए, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स के वो कितने इतने लॉन्ग लॉन्ग आवर्स काम करें इन एन अनसेफ प्रोडक्शन यूनिट, एक अनसेफ प्रोडक्शन यूनिट में द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक इंडिया एज अ प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड यूज्ड इंडियंस एज वर्थलेस लेबरर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडिया को एक प्रोडक्शन फैसिलिटी के तौर पे लिया एंड यूज्ड इंडियंस, और इंडियंस को इस्तेमाल किया एज वर्थलेस लेबरर्स इस्तेमाल किया थ्रू सम्स अप द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द कंपनी इन द वर्ड्स ऑफ जॉन सुलिवन, ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल के वो वर्ड्स को ऐसे कोट करते हैं, आप ये कोट देखें, द लिटिल कोट डिसअपियर्स, ट्रेड लैंग्वेजेस, द कैपिटल डिकेज, द पीपल आर impoverished, the Englishman flourishes and acts like a sponge, drawing up riches from the banks of the gangs and squeezing them down upon the banks of the Thames. टीम्स। अच्छा ये बात सुने, ये जो है ना ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। ये कोट को आपने लाजमी इसको याद करना है और इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ख़ासतौर पे ये देखें, इंग्लिश मैन फ्लरिशेस, जो इंग्लिश मैन है वो तो कामयाब हो जाता है, एंड एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज ड्रॉइंग अप रिचेस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गैंग्स, ठीक है। इंग्लिश मैन के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे करता था, एंड स्क्वीजिंग देम डाउन अपॉन द बैंक्स ऑफ द टीम्स, ठीक है। द लिटिल कोड ट्रेड लैंग्वेजेस एंड द कैपिटल डिके, द पीपल इम्पावरिश्ड, ये मतलब आप जब इंडिया ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन का देखेंगे जो कि ब्लैक्स के बारे में है या इंडियंस के बारे में है, या अमेरिका, ब्रिटिश, यूके, ये जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ करते हैं जो इनकी डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये कोट आप उधर भी हर जगह आप ये शशि थरूर का फेमस कोट है, उधर भी आप इसको कोट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिखने की, आपकी राइटिंग की वैल्यू बढ़ा देगा। आपने कोट ज़रूर करना है कि ये शशि थरूर का कोट है, तो वो और भी ज़्यादा आपकी जो है ना आपकी राइटिंग की वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द मिथ ऑफ ब्रिटेन्स गिफ्ट्स टू इंडिया, रेलवेज एंड एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी डीबंक्ड। अच्छा ये जो हम सुनते आए हैं वो कह रहे हैं, ये शशि थरूर कह रहे हैं कि जो मिथ है ना कि ब्रिटेन ने इंडिया को गिफ्ट किया, रेलवे गिफ्ट किया एंड एजुकेशन सिस्टम, ऑल दैट नीड्स टू बी डीबंक्ड। अब इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको। डीबंक्ड का मतलब होता है एक्सप्लोड कर देना, पंचर कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, एक्सपोज कर देना, ठीक है। वो अब कह रहे हैं कि नीड्स टू बी डीबंक्ड, अब इस चीज़ को एक्सपोज होने की ज़रूरत है, ठीक है। इस फॉल्सनेस को डीबंक्ड कहते हैं, इस फॉल्सनेस, होलोनेस ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। ये जो वो कह रहे हैं ये टोटली एक मिथ है, गलत है कि ब्रिटेन ने इंडिया को गिफ्ट किया एजुकेशन सिस्टम और रेलवेज, तो ये मिथ है एक। इसको हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा देखें, इट इज़ अ पॉपुलर, लेट मी क्लियर इट, जूम इट इज़ स्टिल अ पॉपुलर बिलीफ इन द सब कॉन्टिनेंट दैट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डाउन बाय द ब्रिटिश बेनिफिटेड द रीजन। अच्छा जी, बात सुने, सॉरी फॉर द स्क्रीन इतनी ज़्यादा हिल रही है। इट इज़ पॉपुलर बिलीफ इन द सब कॉन्टिनेंट, अभी तक जो है ये पॉपुलर बिलीफ है, ऐसा समझा जाता है सब कॉन्टिनेंट में, दैट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बिल्डिंग्स, और आपके कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि दुबई में आपने देखा बुर्ज खलीफा वगैरह, ये तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ जिसकी वजह से लोग वहाँ पे विजिटर्स टूर के लिए आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपकी कंट्री का, आपकी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, ये इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दैट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डाउन बाय द ब्रिटिश, के वहाँ पे जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिटिश ने बनाया था, बेनिफिटेड द रीजन, और वो क्या किया था, रीजन को बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिला है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, the Indian Railways, the education system, and the introduction of the British Parliament system in the so-called medieval subcontinent are attributed to the British. Why? ये ब्रिटिश को सब कुछ एट्रीब्यूट किया जाता है। थरूर मेंटेन्स दैट these system were introduced only to keep a stronghold over the subcontinent and to facilitate and speed up the looting and exploiting of the region's resources. The Indian Railways is a classic example in this regard, as Tharoor notes। आगे देखें, एक फिर कोट आ गया, हम इस कोट को देखते हैं।
The railways were intended principally to transport extracted resources. ठीक है, तो जो रेलवेज हैं वर इंटेंडेड प्रिंसिपली टू ट्रांसपोर्ट एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कोल, आयरन और कॉटन एंड सो ऑन, द टू पोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश टू शिप होम टू यूज इन देयर फैक्ट्रीज. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पीपल was incidental except when it served colonial interests, and the third class compartments with their wooden benches and total absence of amenities into which Indians were herded attracted horrified comment even at the same even at the time. ये ना आप अगर कहीं पे आप पढ़ते हैं या आपसे पूछा जाता है इस तरह का कुछ के ब्रिटिश ने हेल्प की थी इंडिया की रेलवेज़ में या इस तरह कुछ रिसोर्सेज में जिसकी वजह से ये होता है, ये तो आप ये वाला कोट वहाँ पे कोट कर सकते हैं. ये बिल्कुल झूठ है, ये मिथ है कि जिसको डिबंक करने की ज़रूरत है. आप देखें कि द रेलवेज वर इंटेंडेड प्रिंसिपल टू ट्रांसपोर्ट एक्सट्रैक्टेड सोर्सेज, उन्हीं के लिए, टू पोर्ट्स फॉर द ब्रिटिश टू शिप होम टू यूज़ इन देयर फैक्ट्रीज़. ये जो सारे रिसोर्सेज हैं वो उनकी ही फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने थे, ब्रिटिश की फैक्ट्रीज में यूज़ होने थे. ये एक मिथ है. देखिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल वॉज इंसिडेंटल. ठीक है, एक वो इत्तेफाक था, इंसिडेंटल इत्तेफाक था, एक्सेप्ट व्हेन इट सर्व्ड कॉलोनियल इंटरेस्ट्स. क्या सिवाय इसके के कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए वो ये सब कुछ किया जा रहा था. एंड द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स विद देयर वुडन बेंचेस एंड टोटल एब्सेंस ऑफ एमिनिटीज इनटू विच इंडियंस वर हर्डेड. हर्ड का मतलब होता है भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाना. अट्रैक्टेड हॉरिफाइड कमेंट इवन एट द टाइम. ओके, तो ये इस कोड के ज़रिए ही जो मिथ है वो डिबंक हो गई है. आप ये कोड ज़रूर याद करें और यूज़ करें ताकि आप जो भी लिख रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाए. द ब्रिटिश मेड अब्जर्ड अमाउंट्स, अब्जर्ड कहते हैं वेग, अनक्लियर, मेड अब्जर्ड अमाउंट्स ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द रेलवेज. ठीक है, ब्रिटिश ने खुद पैसा बनाया, अब्जर्ड अमाउंट ऑफ मनीज बाय इन्वेस्टिंग इन द रेलवेज. अगर उन्होंने इन्वेस्ट भी किया तो उन्होंने खुद ही पैसा बनाया. बट द इंडियंस गॉट नथिंग, इंडियंस को कुछ नहीं मिला. नाइदर द ट्रैवलिंग गॉट ईजियर फॉर देम, उनके लिए तो ट्रैवलिंग भी आसान नहीं हुई. नॉर वर दे एम्प्लॉयड, ना उनको नौकरियां मिली इन द रेलवेज, ना उनको रेलवे में कोई नौकरियां मिली. दे वर नॉट इवन अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी. यानी अब आप देख लें कि वो कितनी अपॉर्चुनिटीज से महरूम थे. द इंडियन मैकेनिक्स वर्किंग एट रेलवे वर्कशॉप्स, जो इंडियन मैकेनिक्स थे रेलवे वर्कशॉप से काम करते थे, बिकम सो अडेप्ट दैट इन 1878 दे स्टार्टेड डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग देयर ओन लोकोमोटिव्स. ठीक है, लोकोमोटिव्स का मतलब होता है आज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होती है ये एक किस्म की. ठीक है, दैट रन्स ऑन रेल्स एंड इज़ यूज फॉर मूविंग रेल रोड कार्स. ठीक है, ये मैं लेट मी शो यू. इनफैक्ट माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ. आप आप लोकोमोटिव्स लिख के सर्च करेंगे तो ये एक जो गाड़ी है ना सेल्फ प्रोपेल्ड, ये खुद ही आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं. ठीक है, इंडियंस ने, मैकेनिक्स ने ये सेल्फ प्रोपेल्ड लोकोमोटिव बनाना शुरू कर दी. इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, द ब्रिटिश बैंड ऑल सच एक्टिविटीज़ बाय 1912 एंड कंटिन्यूड इम्पोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लोकोमोटिव्स फ्रॉम इंग्लैंड थ्रू द इंडियन टैक्स पेयर्स मनी. देख रहे हैं आप, उन्होंने जो वो बनाई अपनी लोकोमोटिव्स वो भी बैन कर दी. इनफैक्ट जो बनी हुई थी उनको भी इंपोर्ट करा लिया इंग्लैंड से थ्रू द इंडियन टैक्स पेयर्स मनी. इक्वली बेसलेस इज़ द मिथ सराउंडिंग द एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम के साथ भी यही है, वो कह रहे हैं ये भी मिथ है. इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, थरूर आर्ग्यूज दैट द ब्रिटिश वर नेवर इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग द इंडियन मैसेज. भाई वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे, उन्होंने कॉलोनाइज किया है द इंडियन मैसेज. लेकिन ये मिथ फैली हुई है ना, एजुकेटिंग ब्रिटिश ये क्लेम करता है कि हमने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. थरूर कहते हैं in educating the Indian masses as the cost was too high and the benefit were too low. They rather used English language as an instrument of colonialism. ठीक है, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को फैलाने के लिए इंडिया में एक एज अ टूल यूज़ किया, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया कॉलोनियलिज्म का, कॉलोनियल रूल अपना बनाने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए इंडियन को, उनको स्लेव्स बनाने के लिए. एंड टॉट इट टू अ फ्यू who would serve as intermediaries between the rulers and the ruled. Intermediaries का मतलब होता है
a person who acts as a link between people in order to try to bring about an agreement or mediator, जिसको mediator कहते हैं, तो उसको intermediaries कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, and taught it to a few, सिर्फ चंद लोगों को ये बात उन्होंने बताई, हु वुड, जो कौन थे, सर्व एज इंटरमीडियरीज, जो के मीडिएटर्स थे बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, ओके, सिर्फ उनके दरमियान ये रहा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रिटेन टर्न्ड अ रिच एंड रिसोर्सफुल रीजन इनटू अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ पॉवर्टी। ब्रिटेन ने ये भी किया। अब हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं आगे डिटेल में। द ब्रिटिश लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर क्वेस्ट टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ब्रिटिश ने ना कोई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ये एक आई थिंक ईडियम है, और इसका मतलब है कि मतलब कोई उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। इन देयर क्वेस्ट, अपनी उन्होंने क्वेस्ट, जर्नी को कहते हैं जर्नी में, टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। जाहिर है जो स्टेट होती है वो दूसरी स्टेट से हर तरह से बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। फ्रॉम ओवर्ट लूटिंग, ओवर्ट का मतलब होता है डन और शोन ओपनली, पेनली, अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर। ओवर्ट का मतलब होता है फ्रॉम ओवर्ट लूटिंग टू करप्शन एंड फ्रॉम डिसमेंटलिंग द लोकल इंडस्ट्रीज टू कमिटिंग मैस मर्डर्स। डिसमेंटल का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ठीक है, टेक अपार्ट, टेक टू पीसेस। डिसमेंटलिंग द लोकल इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया, टू कमिटिंग मैस मर्डर्स। मैस मर्डर्स यानी बड़ी तादाद में खून, कत्लो गारत की। ब्रिटिश डिड एवरीथिंग दे कुड डू, नेक्स्ट पेज, दे कुड डू टू सस्टेन द एम्पायर एंड दस इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट इंडिया। उन्होंने अपनी एम्पायर को सस्टेन करने के लिए जो कुछ हो सकता था, जिस हद तक हो सकता था उन्होंने किया, एंड दस, और फिर क्या क्या, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट इंडिया, इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दिया। फॉर इंस्टेंट, अब एक एग्जांपल बता रहे हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड ऑल इट्स पावर टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द इंडियंस, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपनी सारी पावर्स यूज़ की, सारा पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए इंडिया से। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स या थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, तो ये कहते हैं। To that end, it did not even hesitate to murder that locals. As Tharoor notes, company exacted payments from Indians beyond what they could afford. कंपनी ने क्या किया, एग्जैक्ट पेमेंट्स फ्रॉम इंडियंस से सारे पैसे ले लिए, बियॉन्ड व्हाट दे कुड अफोर्ड, मतलब बियॉन्ड यानी उसकी हद पार कर दी, इतनी कि वो इतनी हद तक कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। एंड द रेस्ट हैड टू बी ऑब्टेन्ड बाय ब्राइबरी, और रेस्ट हैड टू बी, बाकी जो उन्होंने गेन किए वो बाय ब्राइबरी, रिश्वत के ज़रिए गेन किए, रॉबरी के ज़रिए गेन की, एंड इवन मर्डर के ज़रिए गेन किए, ठीक है। देखिए ये भी यहाँ से कंपनी एग्जैक्टेड से लेकर यहाँ तक ये भी कोट है थरूर का, एज थरूर नोट्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रिटिश लूटिंग कैन बी मोर प्रिसाइजली मेजर्ड। द मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेंसिटी, किस हद तक, मैग्नीट्यूड यानी कि एक्सटेंट, द एक्सटेंट ऑफ, किस हद तक, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रिटिश लूटिंग, अब हम हद देख रहे हैं ब्रिटिश लूटिंग की, कैन बी मोर प्रिसाइजली मेजर्ड, उसको और प्रिसाइजली मेजर अगर किया जाए, बाय कंपेयरिंग द प्री कंपनी इंडिया से विद द वन अंडर द ब्रिटिश राज। थरूर लेमेंट्स का मतलब होता है नोहागिरी करना, ये एज पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। थरूर लेमेंट्स, थरूर अफसोस करते हैं, इस पे नोहा गिरिया जारी करते हैं, यानी रोना, क्राई, या अपना मतलब अफसुर्दा एक वो जाहिर करते हैं इस पे। द इनक्रेडिबल डाउनफॉल इंडिया एक्सपीरियंस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पीरियल रूल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये फॉलोइंग वर्ड्स में थरूर अपना जो है लेमेंट करते हैं अपने जज्बात को। वी हैव सीन हाउ व्हाट हैड वंस बीन वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विच टुगेदर विद चाइना अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट इन 1750 was transformed by the process of imperial rule into one of the poorest, most backward, illiterate and diseased societies on earth by the time of our independence in 1947. In 1600, when the East India Company was established, Britain was producing just 1.8% of the world's GDP,
while India was generating some 23% by 1914. After nearly 2 centuries of the Raj, Britain accounted for nearly 10% of the world GDP, while India had been reduced to a poor third world country, destitute and starving, a global poster child of poverty and famine. यानी वो अफसोस कर रहे हैं थरूर के इसके बाद इंडिया हैड बीन रिड्यूस टू अ पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इंडिया आ गया था, डेस्टिट्यूट एंड स्टार्विंग, स्टार्विंग एक भूख की हालत में, एक फेमाइन कहत एक आ गया था, अ ग्लोबल पोस्टर चाइल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड फेमाइन, एक इंडिया की ये हालत बन गई थी उस टाइम पे बाय 1940. अब एज मैंशनड अबव द मिथ्स प्रोपाउंडेड बाय द अपोलोजिस्ट्स, अब वो कह रहे हैं ऊपर जैसे कि मेंशन किया गया द मिथ्स प्रोपाउंडेड, प्रोपाउंडेड का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और थ्योरी फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स, ठीक है, ऐसी थ्योरी या ऐसा बिलीफ या ऐसी पॉलिसी लोगों के सामने पोर्ट्रे करना उसमें से कि आप उसमें से लोगों की कंसिडरेशन, लोगों की वैलिडेशन हासिल कर सकें, जैसे कि इन्होंने ब्रिटिश ने किया, जैसे कि ब्रिटिश ने यही जो हमने पीछे पढ़ा रेलवे वाली मिथ थी, ठीक है, और एजुकेशन वाली मिथ थी, तो उसको इन्होंने प्रोपाउंड करने की कोशिश की. ऊपर हमने देखा है द मिथ्स प्रोपाउंडेड बाय द अपोलोजिस्ट्स ऑफ फॉर एम्पायर विज़ का मतलब होता है विद रिगार्ड टू और इन रिलेशन टू द एजुकेशन सिस्टम एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स नीड टू बी डीबंक्ड, ठीक है, हमने डीबंक कर दिया है, अब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं. अंडर द ब्रिटिश रूल के अंडर द एजुकेशन सिस्टम डेटीरियोरेटेड इनॉर्मसली, इनफैक्ट डेटीरियोरेटेड तबाह हो गया. द लिविंग कंडीशंस वर्सनड, जो लिविंग कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गई. द लोकल इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स्ड, लोकल इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, ख़त्म हो गई. एंड पॉवर्टी रीच्ड न्यू हाइट्स, पॉवर्टी ने अपनी मतलब जो एक हद होती है ना वो पार कर दी. ये स्टार्विंग मतलब एक फेमाइन, एक पॉवर्टी, एक कहत आ गया था. The British left a society with 16% literacy, a life expectancy of 27, practically no domestic industry, and over 90% living below what today we would call the poverty line. इस हद तक ब्रिटिश ने इस इंडिया को ऐसे लेफ़्ट किया था, इस तरीके से ये इस हालत में लेफ़्ट किया था. ये कोट आप देख सकते हैं, द ब्रिटिश लेफ्ट अ सोसाइटी विद 16% सिर्फ लिटरेसी, a life expectancy सिर्फ 27, practically no domestic industry, and over 90% living below what today we would call the poverty line. जो एक poverty line है ना उस हालत में छोड़ा ब्रिटिश ने. अब नेक्स्ट हम देखते हैं द एम्पायर लेफ्ट बट द लेगेसी डिड नॉट, ठीक है, एम्पायर तो चली गई लेकिन अपनी लेगेसी छोड़ गई, ठीक है, लेगेसी डिड नॉट, लेगेसी नहीं छोड़ के गई. Tharoor argues that even though Britain no longer rules India, but its presence in the form of neo-imperialism. Neo-imperialism एक टर्म है, आपने इसके बारे में सुना होगा. लेट मी टेल यू. neo-imperialism कहते हैं, neo-imperialism is a more subtle and indirect form of imperialism that often operates through economic and political means, ठीक है, not rather than military force. कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं ना जो मिलिट्री फोर्स के थ्रू ऑपरेट करती हैं, लेकिन न्यू इम्पीरियलिज्म में ये होता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली ऑपरेट किया जाता है, तो इसको कहते हैं न्यू इम्पीरियलिज्म. थरूर कहते हैं कि दैट इवन दो ब्रिटेन नो लॉन्गर रूल्स इंडिया बट इट्स प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म इज स्टिल फेल्ट. अभी तक ब्रिटेन की जो प्रेजेंस है इंडिया में फील की जाती है वो एज अ न्यू इम्पीरियलिज्म इज स्टिल फेल्ट, अभी तक फील की जाती है. इट एग्जिस्ट थ्रू द इलीट क्लास. ओके, अभी वो ये भी बता रहे हैं कि किसके थ्रू होती है, इलीट क्लास के थ्रू अभी तक ये फील होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कम्युनिटीज़ में डिवाइड हो चुकी है, गरीब अमीर. तो जो अमीर हैं इलीट क्लास वो अभी तक इसी को प्रेजेंट करती है, ब्रिटिश एम्पायर को. ये उन्हीं की पॉलिसीज़ हैं, उन्हीं की ये न्यू इम्पीरियलिस्ट के थ्रू ये सारा कुछ अभी तक है हमारी सोसाइटी में. विच हैज़ सब्जेक्टेड द मैसेज, जिन्होंने मैसेज को सब्जेक्ट किया है, निशाना बनाया है टू कॉरपोरेट डोमिनेशन. अब इलीट क्लास तो आपको पता है हर सोसाइटी में इलीट क्लास की ही डोमिनेशन होती है. इलीट क्लास पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करती है, जस्ट एज ब्रिटिश एम्पायर डोमिनेटेड इंडिया. दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट इट इज़ स्टिल felt and it is still it feels like it is still there in the form of this domination, in the form of this new imperialism and all that.
Now globalization ने ensure कर दिया that people who we are moving to the next page. Look, this is the last page. An era of darkness, sorry. Yeah, okay. This is the last page, and then tomorrow we will study what is populism. Okay, the last page. This is the next and the last page. Were once colonized. What was the last word? I forgot it. Let me see it. Globalization has ensured that people who were once colonized, the people who were once colonized now apparently free from imperial dominance. Okay, अब वो क्या हैं, imperial dominance से free हैं. imperial dominance मैंने आपको यही बताया कि imperialism इसी को ही कहते हैं. ब्रिटिश का जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का जो रूल था, imperial रूल और imperial dominance कहते हैं इसको. still remain in chains through modern day capitalism. लेकिन अभी भी वो एज चेंज प्रेजेंट है. हम अपेरेंटली नहीं देख सकते, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म स्टिल इम्पीरियलिज्म एग्जिस्ट. ठीक है, कैपिटलिज्म यही जो इलीट क्लास का रूल ऑफ इलीट क्लास इज कॉल्ड कैपिटलिज्म. ठीक है, सोसाइटी में जो इलीट क्लास है उसका जो रूल है उसको कैपिटलिज्म कहते हैं. एम्पायर माइट हैव गॉन, एम्पायर बेशक चली गई हो, बट इट इंड्योर्स इन द इनिशिएटिव्स इलीट्स इट लेफ्ट बिहाइंड. ये क्या है, इलीट्स के ये थ्रू इनिशिएट करती है. इट लेफ्ट बिहाइंड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड द मिमिक मैन इन नेपाल्स फ्रेज. अच्छा, मिमिक मैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने मेरी डिग्री है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें हमने ये बहुत हिस्ट्री, एम्पायर्स एंड दे हाउ दे लेफ्ट दियर लेगेसी एंड हिस्ट्री, तो ये सब पढ़ा. तो ये मुझे डिटेल में पता है. मिमिक का मतलब होता है मिमिक मैन. मिमिक मैन यानी जो इंडिया में हैं अब वो सारे मिमिक मैन्स हैं जैसे, क्योंकि वो स्टिल जो है ब्रिटिश एम्पायर के कल्चर को, एंग्लिसाइजेशन, उनकी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तभी तो इंडिया में इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है. ऑन द सरफेस इट लुक्ड एज इफ imperialism हैड बीन डिफीटेड एंड colonized स्टेट्स वेंट बैक टू देयर ओन ट्रेडिशंस बाय डिमोलिशिंग द imperial legacies. ठीक है, imperialism क्या है, हैड बीन डिफीटेड एंड colonized states went back to their, हमें ऐसा लगता है कि their own traditions by demolishing imperial legacies, but that at best was a naive understanding of decolonization. लेकिन ये बहुत अनक्लियर, नाइव, बहुत मासूम सी अंडरस्टैंडिंग है डीकोलोनाइजेशन की. ऐसा नहीं हुआ. पीपल स्टिल आर, मतलब जैसे होता है ना, वो लोग तो चले गए लेकिन वो लोगों को ना अपने शिकंजे में छोड़ के गए हैं. That's why we people are anglicized, or we are so influenced by their culture. That's why we speak English all the time, and we think that people who speak English, they are more intelligent than people who speaks their own language. The people who lived under imperialism experienced multitude of changes which were irreversible. पीपल जो है कहाँ इंपीरियलिज्म के अंडर रहे, एक्सपीरियंस मल्टीट्यूड ऑफ चेंजेस, उन्होंने बहुत चेंजेस एक्सपीरियंस किए विच वर इरिवर्सिबल, जिनको कोई रिवर्स भी नहीं कर सकता. इन अ नट शेल का मतलब होता है शॉर्टली. अगर हम शॉर्ट उस पर बात करें नोट पे, पीपल इन सब कॉन्टिनेंट नेवर गॉट ओवर इम्पीरियल लेगेसीज. पीपल इन सब कॉन्टिनेंट नेवर गॉट ओवर, अभी तक गॉट ओवर यानी अभी तक जो पीपल हैं सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, अभी तक वो इम्पीरियल लेगेसी से बाहर नहीं निकल सके विद द रेमनेंट्स. रेमनेंट्स कहते हैं बाकियात को, रिमेन्स को, जो चीज़ बाकी रह जाए. ठीक है, लेफ्ट ओवर्स को, रिमाइंडर्स को, उनको कहते हैं बाकियात. विद द रेमनेंट्स ऑफ कोलोनाइजेशन, अभी तक कोलोनाइजेशन से बाहर नहीं आ सका इंडिया, यानी दिमागी कोलोनाइजेशन. बेशक अपेरेंटली ब्रिटेन लेफ्ट, बट दे लेफ्ट एवरीथिंग इन देयर माइंड, इंडियंस माइंड. ठीक है, वो अपने एक निशानात जो की छाप छोड़ गए हैं इंडियंस के दिमाग पे. दैट्स वाई दे, हमें पता ही है. विद द रेमनेंट्स ऑफ कोलोनाइजेशन स्टिल परसिस्टिंग थ्रू कैपिटलिस्टिक प्रैक्टिसेस. कैपिटलिज्म को यहाँ बहुत ज़्यादा थरूर बता रहे हैं कि कैपिटलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस हैं ना, कैपिटलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म से ही, इम्पीरियल डोमिनेंस से ही इन्फ्लुएंस्ड है. एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर से ही इन्फ्लुएंस्ड है. दैट्स वाई capitalistic practices and societies exist. To Mishra and other left-leaning critics, it marks the triumph of materialistic capitalism rather than Asian spiritualism. The Indian devil wears Prada too.
ये देखें, ये आप नाउ ये लास्ट में भी एक कोट है, ये आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमारी बुक ख़त्म होती है। ये देखें, रेफरेंस थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये हमने 4 टेक अवेज थे ना, ये हमने ले लिए हैं। आप इसको कोट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास इनफ नॉलेज है ब्रिटिश एम्पायर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, कैसे उनको कॉलोनाइज़ किया गया था और ब्रिटिश के अभी भी क्या क्या ख़यालात हैं और इंडियंस पे क्या क्या उनकी इफ़ेक्ट्स हैं अभी तक। अब अगर आप इस काबिल हो गए हैं आप कि आपसे कोई भी पूछे तो आप समझे आपने एक पूरी बुक पढ़ लिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस। And I'm very happy that now you're able to extract these book into your own words. अच्छा, ये समरीज और ये बुक्स और ये अब मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई हैं। अब आप इन टेक अवेज को आपने पढ़ लिया है। अब आप इनको अपने लफ्ज़ों में आसान करके भी आप वन लाइनर्स में इनको 1-2 पेजेस पे लिखें, इनको यूज़ करें, एंड यू विल बी द बेस्ट ऑफ द राइटर्स। ठीक है, आपने एक समझे आपने पूरी किताब पढ़ लिया, नेर ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय शशि थरूर, एंड you have 4 overview of the book and the 4 takeaways, and you can explain in your own words, in the best words. Okay, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अब आप यूज़ करें। मैंने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया है, कहीं पे भी जितनी भी यूट्यूब पे समरीज़ हैं लाइन बाय लाइन किसी ने भी नहीं पढ़ाया हुआ। आप इसको तैयार करें। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं इसमें मैंने आपको सिनोनिम्स बताया, उनको भी आप देखें। अगर आपको थोड़ा भूल जाइए तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देखें, हाँ, और इसको अच्छे से तैयार करें। ये बस 2-3 पेजेस के ये टेक अवेज थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उसके बराबर है जैसे कि आपने पूरी किताब पढ़ी हो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड प्रे फॉर मी। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट बुक का इसी तरह लाइन बाय लाइन रिव्यू करेंगे, व्हाट इज़ पॉपुलिज्म। ओके, अल्लाह हाफिज़।